KK2.1 फ्लाइट कंट्रोलर और KK2.1.5 फ्लाइट कंट्रोलर ड्रोन बनाने के लिए इंडिया में अवेलेबल सबसे चीपेस्ट फ्लाइट कंट्रोलर में से कुछ एक हैं। इनका इस्तेमाल काफी लोग ड्रोन बनाने के लिए करते हैं। क्या होते हैं इनके स्पेसिफिकेशंस और क्या हमें इन्हें बाई करना चाहिए या फिर नहीं, बात करेंगे आज के वीडियो में। चाहे बात करें KK2.1 या फिर KK2.1.5 फ्लाइट कंट्रोलर के बारे में, दोनों के काफी ज्यादा फंक्शंस हमें सेम ही देखने को मिलते हैं, इसलिए हम इनके बारे में अलग अलग बात ना करके एक ही तरीके से बात करेंगे। यदि इन फ्लाइट कंट्रोलर्स को आप दूर से देखेंगे तो नॉर्मली ये ऑन बोर्ड प्रोग्रामेबल होते हैं। यानी यदि आप CC3D फ्लाइट कंट्रोलर देख लें, APM 2.8, DJI NASA M-Lite, PixHawk फ्लाइट कंट्रोलर, इन सारे फ्लाइट कंट्रोलर्स को प्रोग्राम करने के लिए आपको कंप्यूटर की या फिर लैपटॉप की जरूरत पड़ती है। पर KK2.1.5 फ्लाइट कंट्रोलर को प्रोग्राम करने के लिए आपको ना तो लैपटॉप की जरूरत पड़ती है ना तो कंप्यूटर की, आप इसे ऑन बोर्ड ही प्रोग्राम कर सकते हैं। इस फ्लाइट कंट्रोलर के अंदर हमें एक LCD स्क्रीन और 4 बटन्स देखने को मिल जाती हैं, जिनका कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं इस फ्लाइट कंट्रोलर को प्रोग्राम करने के लिए। हमारे ये फ्लाइट कंट्रोलर जो मॉडल्स को सपोर्ट कर सकते हैं वो सारे मॉडल्स मैं आपको बताने वाला हूँ। हमारे ये फ्लाइट कंट्रोलर डुअल कॉप्टर, ट्राईकॉप्टर, Y6, क्वाडकॉप्टर X मोड, क्वाडकॉप्टर प्लस मोड, हेक्साकॉप्टर प्लस मोड, हेक्साकॉप्टर X मोड, ऑक्टोकॉप्टर प्लस मोड, ऑक्टोकॉप्टर X मोड, X8 प्लस कॉप्टर, X8 X कॉप्टर, H8, H6, V8, V6, एरो 1S एरोलॉन, एरो 2S एरोलॉन, फ्लाइंग विंग, सिंगल कॉप्टर 2 मोटर 2 सर्वो, सिंगल कॉप्टर 1 मोटर 4 सर्वो को सपोर्ट कर सकते हैं। मतलब कि इन सारे मॉडल्स को आप इन फ्लाइट कंट्रोलर की मदद से बना सकते हैं, ऐसा कंपनी क्लेम करती है। इनमें से काफी सारे मॉडल्स को मैंने खुद अपने चैनल पर बना रखा है। यदि आप चाहें तो चैनल में विजिट करके इन सारे मॉडल्स को बनाने की प्रोसेस देख सकते हैं। यहाँ तक कि अगर बात करें तो V8 कॉप्टर की, तो ये मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट प्रोजेक्ट रहा, क्योंकि इसका काफी बड़ा फ्रेम होता है और इसे बैलेंसली यूज करना काफी डिफिकल्ट होता है। इन बोर्ड्स के अंदर 6050 MPU गायरो सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, जो कि काफी ज्यादा सेंसिटिव होता है। इसके अंदर 80MEL मेगा 644 PA 8-बिट AVR RISC बेस्ड माइक्रो कंट्रोलर का इस्तेमाल किया गया है, जिसके साथ कि हमें 64K मेमोरी देखने को भी मिल जाती है। यदि आप मोटर आउटपुट्स की बात करें तो यहाँ पे हम मैक्सिमम 8 मोटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप इनपुट्स की बात करें तो हमें यहाँ पे 5 पोर्ट देखने को मिल जाते हैं, जो कि हैं एरोलॉन, एलिवेटर, थ्रोटल, रडर और एक ऑक्सिलरी पोर्ट। हमें यहाँ पे 4 बटन्स देखने को मिल जाती हैं, जिनका की इस्तेमाल हम बैक, अप, डाउन और इंटर करने के लिए करते हैं। हमें यहाँ पे एक वोल्टेज मॉनिटर की पिन देखने को मिल जाती है, साथ ही साथ एक स्पीकर या फिर बजर की पिन देखने को मिल जाती है। आप 6 पिन USB ASP AVR प्रोग्रामिंग इंटरफेस का इस्तेमाल करके इसे फ्यूचर अपडेट्स के लिए भी रेडी कर सकते हैं। इस फ्लाइट कंट्रोलर के अंदर हमें एक्सीलरोमीटर और गायरो दोनों देखने को मिल जाते हैं। इस फ्लाइट कंट्रोलर का इस्तेमाल आप अपने कैमरे के गिम्बल को स्टेबलाइज करने के लिए भी कर सकते हैं। मैंने एक ऐसा क्वाडकॉप्टर बनाया था, इसके अंदर की मैंने होममेड गिम्बल का इस्तेमाल किया था और KK2.1.5 फ्लाइट कंट्रोलर की मदद से मैंने उसके कैमरे के गिम्बल को स्टेबलाइज किया था। वो एक होममेड गिम्बल था, लेकिन इस फ्लाइट कंट्रोलर की मदद से वो काफी परफेक्टली स्टेबलाइज हो गया था। यदि आप इस फ्लाइट कंट्रोलर के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ अलग वीडियोस देखने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम इस फ्लाइट कंट्रोलर की हर एक सेटिंग के बारे में बात नहीं कर सकते। यहाँ पे हम इस फ्लाइट कंट्रोलर की कुछ बेसिक और जेन्युइन सेटिंग्स के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि यदि आप इसे परचेस करने वाले हैं तो इसका जानना आपके लिए जरूरी है। यदि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो KK2.1.5 हो या फिर KK2.1 फ्लाइट कंट्रोलर, इन दोनों को प्रोग्राम करना हमारे लिए काफी टफ होता है। कभी कभी ये फ्लाइट कंट्रोलर्स काफी ज्यादा मिसबिहेव करते हैं और आपका ड्रोन बिल्कुल भी कभी कभी वर्क नहीं करेगा। इनके अंदर प्रॉब्लम्स भी काफी कॉमन है। हल्के भी झटके लगने पर इसकी LED खुल जाती है या इसके सेंसर खराब हो सकते हैं। पर यदि ड्रोन आप केवल एक्सपेरिमेंट बेसिस पे या प्रोजेक्ट के बेसिस पे बना रहे हैं तो आप इस फ्लाइट कंट्रोलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर यदि आप ड्रोन अपने प्रोफेशनल वर्क के लिए बना रहे हैं तो आप इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको कभी ना कभी प्रॉब्लम्स का सामना करना ही पड़ेगा। पर यदि आप केवल नॉर्मल बेसिस पे ड्रोन को बना रहे हैं तो आप इस फ्लाइट कंट्रोलर का इस्तेमाल बिंदास तरीके से कर सकते हैं।
पिक्सॉक फ्लाइट कंट्रोलर ड्रोन बनाने वालों के लिए सबसे ज्यादा पॉपुलर फ्लाइट कंट्रोलर है। इस फ्लाइट कंट्रोलर की मदद से आप ट्राईकॉप्टर, क्वाडकॉप्टर, हेक्साकॉप्टर, ऑक्टाकॉप्टर, वीटॉल एयरक्राफ्ट, आरसी प्लेन, आरसी कार और काफी सारे मॉडल्स बना सकते हैं। इसी फ्लाइट कंट्रोलर के स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे आज के वीडियो में। जैसे ही आप इस फ्लाइट कंट्रोलर के यूजर मैनुअल को खोलेंगे, यहाँ पे आपको लिखा दिख जाएगा कि इस फ्लाइट कंट्रोलर का हम इस्तेमाल फिक्स्ड विंग, ग्लाइडर, मल्टी रोटर, हेलीकॉप्टर, कार, बोट और रोबोट के लिए कर सकते हैं। यदि आप इस फ्लाइट कंट्रोलर को परचेस करने वाले हैं तो इसके लिए आपको सेफ्टी प्रिकॉशंस जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए वीडियो के शुरू में हम बात करेंगे सेफ्टी प्रिकॉशंस के बारे में। इस मॉडल का हम इस्तेमाल एडवर्स वेदर कंडीशन यानी कि बुरी मौसम की हालत में इसका इस्तेमाल हम नहीं कर सकते हैं। काफी पुअर विजिबिलिटी होने के कारण भी हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके कारण लॉस ऑफ ओरिएंटेशन हो जाएगा और पायलट अपना कंट्रोल खो देगा। इसका हम इस्तेमाल क्राउड या इलीगल एरियाज में नहीं कर सकते हैं। हमेशा अपने ड्रोन को या किसी भी मॉडल को इस्तेमाल में लेने से पहले उसके सारे सर्वोस को चेक करिए और उसके सारे कनेक्शंस को चेक करिए। हमेशा एक बात हमें याद रखनी है कि रिसीवर हमें पहले टर्न ऑफ करना है ट्रांसमीटर के, और बेस्ट रेडियो कम्युनिकेशन के लिए जो भी हम अपनी फ्लाइट या ड्राइविंग कर रहे हैं वो फ्री स्पेस के अंदर करें, जहाँ पे सिग्नल्स का इंटरफेस काफी कम हो। यदि पैकेज के अंदर देखें तो हमें यहाँ पे एक पिक्सॉक फ्लाइट कंट्रोलर मिल जाता है, एक पावर मॉड्यूल मिल जाता है, एक सेफ्टी बटन, बजर, टीएफ कार्ड जो कि 4G है, डबल साइडेड एडहेसिव टेप, सेफ्टी बटन, कनेक्ट केबल, पावर मॉड्यूल कनेक्ट केबल और रिसीवर कनेक्ट केबल हमें देखने को इस बॉक्स के अंदर मिल जाती है। हमारे मेन बोर्ड का वेट है 38 ग्राम। इसका जो मेन प्रोसेसर है वो है STM32F427 VIT6। इसका गायरो है MPU 6000। यहाँ पे हमें बैरोमीटर और पोर्ट भी देखने को मिल जाता है। हमारा ये फ्लाइट कंट्रोलर PWM सिग्नल को सपोर्ट करता है। अगर हम बात करें इस फ्लाइट कंट्रोलर के पोर्ट्स के बारे में तो हमें सबसे पहले स्पेक्ट्रम DSM रिसीवर का पोर्ट देखने को मिलता है। उसके बाद टेलीमेट्री या रेडियो टेलीमेट्री के 2 पोर्ट हमें देखने को मिल जाते हैं। एक टेलीमेट्री ऑन इन स्क्रीन डिस्प्ले का पोर्ट हमें देखने को मिल जाता है। इसी साथ हमें एक ऐसा USB पोर्ट देखने को मिलता है जिससे कि हम अपनी चार्जिंग केबल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें यहाँ पे SPI बस देखने को मिल जाता है, पावर मॉड्यूल का पोर्ट देखने को मिल जाता है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर 6.6 वोल्ट का हमें पोर्ट देखने को मिल जाता है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर 3.3 वोल्ट का हमें पोर्ट देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको एक LED इंडिकेटर मिल जाता है, एक I2C स्प्लिटर भी यहाँ पे हमें साथ में प्रोवाइड करवाया जाता है। यहाँ पे हमें कंट्रोल एरिया नेटवर्क बस का भी पोर्ट देखने को मिल जाता है। हमें यहाँ पे GPS मॉड्यूल का एक पोर्ट देखने को मिलता है और एक सीरियल का पोर्ट हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ यदि हम अपने फ्लाइट कंट्रोलर की ऑक्सिलरी आउटपुट और मेन आउटपुट की तरफ देखें तो यहाँ पे हमें ऑक्सिलरी आउटपुट में 6 सिग्नल पिंस को अटैच करने का ऑप्शन मिल जाता है और मेन आउटपुट के अंदर हमें 8 सिग्नल पिंस को अटैच करने का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे RC इन और S बस का आउटपुट भी हमें देखने को मिल जाता है। यदि आप इस फ्लाइट कंट्रोलर को परचेस करने वाले हैं तो यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपके पास जो भी रिसीवर अवेलेबल है वो S बस सिग्नल को सपोर्ट करे या फिर PWM सिग्नल को सपोर्ट करे। अगर हम अपने फ्लाइट कंट्रोलर की साइड में देखें तो हमें SD कार्ड का पोर्ट देखने को मिल जाता है, इनपुट आउटपुट रीसेट बटन देखने को मिल जाती है, फ्लाइट मैनेजमेंट रीसेट बटन हमें देखने को मिल जाती है और माइक्रो USB पोर्ट देखने को मिल जाता है। पिक्सॉक फ्लाइट कंट्रोलर को प्रोग्राम करने के लिए हमें मिशन प्लानर सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन करना पड़ता है, और यदि उसके बाद भी आपका पिक्सॉक फ्लाइट कंट्रोलर आपके कंप्यूटर से या मिशन प्लानर सॉफ्टवेयर से कनेक्ट नहीं हो रहा है तो उसके लिए आपको अलग से ड्राइवर का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। मिशन प्लानर सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन आप मिशन प्लानर की ऑफिशियल वेबसाइट से कर सकते हैं। इस फ्लाइट कंट्रोलर के अंदर हमें एक फॉरवर्ड एरो का इंडिकेशन देखने को मिल जाता है, जो कि ये इंडिकेट करता है कि हमारे किसी भी मॉडल का फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या है, हमारे GPS का फॉरवर्ड एरो का डायरेक्शन और हमारे फ्लाइट कंट्रोलर के फॉरवर्ड एरो का डायरेक्शन मैच करना चाहिए। यदि हम बात करें ड्रोन्स के मॉडल्स के अंदर तो हम इस फ्लाइट कंट्रोलर से क्वाडकॉप्टर प्लस मोड, क्वाडकॉप्टर X मोड, क्वाडकॉप्टर H मोड, हेक्साकॉप्टर प्लस मोड, हेक्साकॉप्टर X मोड, ऑक्टाकॉप्टर प्लस मोड, ऑक्टाकॉप्टर X मोड, Y6B मोड, Y6A मोड और साथ ही साथ एक सेट ऑक्टाकॉड मोड, ट्राईकॉप्टर हम बना सकते हैं। इन सारे मॉडल्स का हम चाहें तो प्रोग्राम मिशन प्लानर सॉफ्टवेयर से ही कंप्लीट कर सकते हैं। हमने अपने चैनल पे इनमें से 90% मॉडल्स को ऑलरेडी
बिल्ड किया है APM 2.8 और KK 2.1.5 फ्लाइट कंट्रोलर का इस्तेमाल करके। यहाँ पे हमें APM 2.8 फ्लाइट कंट्रोलर और पिक्सऑक फ्लाइट कंट्रोलर की प्रोग्रामिंग में ज्यादा डिफरेंसेस देखने को नहीं मिलते हैं, इसीलिए दोनों की प्रोग्रामिंग अक्सर हम सेम ही तरीके से कर सकते हैं। यदि आप देखना चाहते हैं कि इन सारे मॉडल्स को कैसा बनाया जाता है तो आप हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे हमने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया है कि इन मॉडल्स को कैसे बनाएं। ड्रोन बिल्ड करने वाले लोगों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब होती है जब जो LED फ्लैशिंग हो रही है, LED के अंदर जो कलर फ्लैश हो रहा है उसका पैटर्न उन्हें नहीं समझ में आता, उसका इंडिकेशन उसे समझ में नहीं आता। तो इसीलिए आज के वीडियो के अंदर हम इस बारे में डिटेल में बात करेंगे कि आखिर ये LED फ्लैशिंग का जो पैटर्न है इसका क्या मतलब होता है। यदि आपका ब्लू एंड रेड फ्लैशिंग है तो यहाँ पे इनिशियलाइजिंग इसका मतलब होता है, मतलब कि ड्रोन अभी स्टार्ट हो रहा है। यदि येलो 2 बार फ्लैश करता है तो या तो एरर हो चुका है या आर्मिंग रिजेक्ट हो चुकी है। यदि आपको केवल ब्लू फ्लैशिंग देखने को मिल रही है तो इसका मतलब ये है कि सिस्टम लॉक हो चुका है और GPS सिग्नल के लिए सर्च कर रहा है। यहाँ पे हमें एक बात याद रखने वाली है कि यदि ऑटो लोएटर या RTL मोड पे हमारा ड्रोन है तो GPS को लॉक करना काफी ज्यादा जरूरी है। यदि ग्रीन फ्लैशिंग हो रही है तो सिस्टम और GPS दोनों लॉक हो चुके हैं और आर्म करने के लिए रेडी हैं। यदि केवल ग्रीन फ्लैश हो रहा है यानी कि फ्लैशिंग नहीं हो रही, केवल ग्रीन कलर लाइट एक पैटर्न में जले जा रही है और लॉन्ग डी साउंड आ रहा है तो हमारा ड्रोन आर्म्ड है और टेक ऑफ करने के लिए रेडी है। यदि केवल नॉर्मल येलो फ्लैशिंग हो रही है तो ट्रांसमीटर फेल सेफ एक्टिवेटेड है। यदि येलो फ्लैशिंग हो रही है और रिपीटेड डी साउंड आ रहा है तो बैटरी फेल सेफ एक्टिवेटेड है। यदि येलो ब्लू फ्लैशिंग हो रही है, हाई और लो साउंड आ रहा है तो GPS डेटा एरर या फिर GPS फेल सेफ एक्टिवेटेड है। यदि सेफ्टी बटन कॉन्टिन्यूअसली ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट कर रही है इसका ये मतलब है कि हमारा ड्रोन आर्म करने के लिए रेडी है। दोस्तों, अब काफी लोगों के मन में सवाल उठेगा कि क्या हमें इस फ्लाइट कंट्रोलर को परचेस करना चाहिए या फिर हमें दूसरे फ्लाइट कंट्रोलर पे शिफ्ट करना चाहिए। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, यदि आप काफी सारे मॉडल्स को ट्राई करना चाहते हैं, यदि आपको कोई भी परफेक्ट मॉडल नहीं चाहिए लॉन्गर यूज के लिए, आप काफी सारे मॉडल्स को ट्राई करना चाहते हैं, काफी तरीके के ड्रोन, RC प्लेन्स, RC बोट्स, RC कार और रोबोट्स को बनाना चाहते हैं तो आप इस फ्लाइट कंट्रोलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ओपन सोर्स फ्लाइट कंट्रोलर है। इसके अंदर की हम खुद ब खुद चेंजेस कर सकते हैं। यदि कंपेयर करें इसे APM 2.8 फ्लाइट कंट्रोलर से तो हमें APM 2.8 फ्लाइट कंट्रोलर के अंदर उतनी अच्छी स्टेबिलिटी देखने को नहीं मिलती और उतनी अच्छी बिल्ड क्वालिटी भी देखने को नहीं मिलती। लेकिन यदि आप एक प्रोफेशनल ड्रोन बनाना चाहते हैं जिसका कि इस्तेमाल आप प्रोफेशनली करने वाले हैं, यानी कि जो भी आप सिस्टम का यूज चाहते हैं वो एकदम परफेक्टली वर्क करना चाहिए, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप DJI के फ्लाइट कंट्रोलर्स में शिफ्ट कर सकते हैं। उनमें आपको फीचर्स काफी कम देखने को मिलेंगे और जो भी फीचर्स देखने को मिलेंगे वो काफी रिलायबल फीचर होंगे। तो मैंने सारी बातें बता दी इसे परचेस करने के बारे में भी, तो आपका डिसीजन है, आप खुद ब खुद इस डिसीजन को ले सकते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है और आपको इसे परचेस करना चाहिए या नहीं। CC3D फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड एक ऐसा फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड है जिसे कि ओपन पायलट फर्मवेयर के थ्रू रन किया जाता है। ये फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड किसी भी एयरफ्रेम में अटैच हो सकता है और उसे कॉन्फ़िगर कर सकता है। इस फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड की मदद से हम चाहे तो फिक्स्ड विंग और क्वाडकॉप्टर, ऑक्टोकॉप्टर तक के मॉडल्स को भी हम इससे बिल्डअप कर सकते हैं। इस फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड की प्रोग्रामिंग हम ओपन पायलट GCS यानी कि पायलट ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन की मदद से करते हैं। इस सॉफ्टवेयर को हम फ्रीली गूगल क्रोम से इंस्टॉल कर सकते हैं। इस फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड के अंदर STM32 बिट माइक्रो कंट्रोलर का इस्तेमाल किया गया है जो कि 72 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से रन करता है। इस फ्लाइट कंट्रोलर के अंदर MTU 6000 3 एक्सिस हाई परफॉर्मेंस गायरो और एक्सेलरोमीटर का इस्तेमाल किया गया है। हमारा ये फ्लाइट कंट्रोलर GPS और डाटा ट्रांसमिशन को भी सपोर्ट कर सकता है। इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज है 5 वोल्ट। इस फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड के अंदर 6 चैनल का सिग्नल इनपुट है, साथ ही साथ 6 चैनल का इनपुट सर्वो और ESC के लिए है। हमारे इस फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड के साथ एक पिन प्रोवाइड करवाई जाती है जिसका कि हम इस्तेमाल अपने रिसीवर के साथ कनेक्शन करने के लिए कर सकते हैं। इस फ्लाइट कंट्रोलर के साथ 2 और पिन्स प्रोवाइड करवाई जाती हैं जिसमें से एक का इस्तेमाल हम मेन पोर्ट में करते हैं जो कि जाके हमारे ट्रांसमिट होती है। साथ ही साथ हमें 2 और पिन्स प्रोवाइड कराई जाती हैं जो कि हमारे फ्लाइट कंट्रोलर के 2 पोर्ट्स में लगती हैं। एक है मेन पोर्ट और दूसरा है हमारा फ्लेक्स पोर्ट। बाकी हमें 6 पिन्स और प्रोवाइड कराई जाती हैं
जहां पे हम अपने मोटर्स या फिर ESC की वायर्स का कनेक्शन करते हैं। इस फ्लाइट कंट्रोलर को प्रोग्राम करने के लिए जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया, आपको ओपन पायलट GCS सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस सॉफ्टवेयर को आप काफ़ी इजीली गूगल क्रोम से इंस्टॉल कर सकते हैं। इस बारे में मैंने भी वीडियो बना रखा है और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यदि बात करें कि इस फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड के साथ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो जब मैंने इस फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड को परचेस किया था तो मैंने काफ़ी सारे मॉडल्स इससे बनाने के प्लान किए थे। पर जैसे ही मैंने इसके सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया और इसके कुछ मॉडल्स को मैंने प्रिपेयर किया, तो मेरा पहला मॉडल था क्वाडकॉप्टर का, जो कि काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। पर 1 या 2 दिन के अंदर हमारे फ्लाइट कंट्रोलर ने मिसबिहेव करना शुरू कर दिया, भले ही हम उसे अच्छी तरीके से प्रोग्राम करें। हमने यहाँ पे फर्मवेयर अपडेट भी किया, फिर भी हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाई। इसीलिए उस वक्त हमारे चैनल पे CC3D फ्लाइट कंट्रोलर के वीडियोस नहीं आ पाए थे। तो इस फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड में कोई गारंटी नहीं होती कि आपका ड्रोन फ्लाई करेगा ही या फिर नहीं। कभी कभी ये लक का वर्क है, या फिर आपका फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड काफ़ी इजीली ख़राब भी हो सकता है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा रिगोरस मटेरियल से बना हुआ है और इसके पार्ट्स जो है काफ़ी इजीली ख़राब हो जाते हैं। तो यदि आप इस फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड को 1 टाइम यूज़ के लिए परचेस कर रहे हैं तो आप इजीली इसे परचेस कर सकते हैं। पर यदि आप प्रोफेशनल ड्रोन मेकिंग या प्रोफेशनल फोटोग्राफी या किसी भी प्रोफेशनल फील्ड के अंदर इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो GPS के माध्यम से स्टेबिलिटी देखने को मिलती है वो भी हमें काफ़ी अच्छी स्टेबिलिटी देखने को नहीं मिलती। तो दोस्तों, डिसीजन आपका है। यदि आप इस फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड को किसी प्रोजेक्ट या साइंस प्रोजेक्ट या 1 टाइम यूज़ के लिए परचेस कर सकते हैं तो आप बिल्कुल इसे परचेस करिए। पर यदि आप इसे किसी प्रोफेशनल फोटोग्राफी के लिए या किसी भी प्रोफेशनल वर्क के लिए परचेस कर रहे हैं तो आप इसे बिल्कुल भी परचेस मत करिए। DJI NASA M-Lite फ्लाइट कंट्रोलर के बारे में। DJI NASA M-Lite फ्लाइट कंट्रोलर DJI की तरफ से आने वाला सबसे सस्ता फ्लाइट कंट्रोलर है। ये फ्लाइट कंट्रोलर प्रोफेशनल ड्रोन्स बनाने के लिए है और इसकी स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। ये फ्लाइट कंट्रोलर DJI की तरफ से 2 वेरिएंट्स में आता है, एक विथ GPS और दूसरा विदाउट GPS। इस फ्लाइट कंट्रोलर के अंदर हमें 3 फ्लाइट मोड्स देखने को मिल जाते हैं। पहला है GPS एल्टीट्यूड फ्लाइट मोड, दूसरा है एल्टीट्यूड फ्लाइट मोड और तीसरा है मैनुअल मोड। GPS एल्टीट्यूड फ्लाइट मोड के अंदर हमारा ड्रोन काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि यहाँ पे GPS की सिग्नल की स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। यदि हम बात करें एल्टीट्यूड फ्लाइट मोड के बारे में तो यहाँ पे ये बैरोमीटर सेंसिंग का इस्तेमाल करके अपने एल्टीट्यूड को मेंटेन करता है। और बात करें मैनुअल मोड के अंदर तो मैनुअल मोड के अंदर सारी चीज़ें हम कंट्रोल करते हैं, यहाँ तक कि हम अपने ड्रोन की हाइट भी खुद ही कंट्रोल करते हैं। इन सभी फ्लाइट मोड्स के अंदर हमारी मैक्सिमम रडर एंगुलर वेलोसिटी है 200 डिग्री पर सेकेंड। इस फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड के अंदर हमें पहला मेन कंट्रोलर यूनिट देखने को मिल जाता है। ये मेन कंट्रोलर यूनिट इस सिस्टम का ब्रेन कहलाता है। हमारा ये मेन कंट्रोलर यूनिट सारे ESCs और RC ट्रांसमीटर के साथ कम्युनिकेट करता है। इसके अंदर एक इनर्शियल मेजरमेंट यूनिट यानी कि IMU के अंदर हमारा 3 एक्सेस एक्सेलरोमीटर, 3 एक्सेस गायरोस्कोप और बैरोमीटर बिल्डिंग किया गया है, जिससे कि ये हमारे ड्रोन के एल्टीट्यूड को सेंस कर पाए। हमें बॉक्स में एक वर्सेटाइल यूनिट प्रोवाइड करवाया जाता है, जो कि स्पेशली DJI NASA M-Lite फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड के लिए डिजाइन किया गया है। ये हाई पावर कंजप्शन की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और इलेक्ट्रिक सप्लाई को मॉनिटर करता है, साथ ही साथ अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को जो इलेक्ट्रिक सप्लाई दी जा रही है उन्हें भी मॉनिटर करता है। इसके अंदर एक LED होती है जो कि इंडिकेट करती है डिफरेंट ऑपरेटिंग स्टेट्स को, और साथ ही साथ हमें यहाँ पे एक USB का पोर्ट मिल जाता है, जिससे कि हम अपने DJI NASA M-Lite को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और साथ ही साथ इसका फर्मवेयर अपग्रेड कर सकते हैं। हमें इस बोर्ड के अंदर एक GPS और कंपास मॉड्यूल देखने को मिल जाता है। हमारा ये GPS पोजीशन और डायरेक्शन को सेंस करता है। हमें यहाँ पे एक GPS ब्रैकेट देखने को मिल जाता है, जो कि हमारे GPS को हमारे फ्लाइट कंट्रोलर के मैग्नेटिक इंटरफेरेंस से दूर रखता है। हमें यहाँ पे एक USB केबल देखने को मिल जाती है, जो कि हमारे मेन कंट्रोलर को कॉन्फ़िगर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है और साथ ही साथ फर्मवेयर को अपग्रेड करने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। हमें यहाँ पे 8 3 पिन सर्वो केबल्स देखने को मिल जाती हैं और हमें यहाँ पे 4 3M गम्ड पेपर देखने को मिल जाते हैं। यदि हम बात करें DJI NASA M-Lite के मेन यूनिट की तो यहाँ पे आप मैक्सिमम 6 मोटर के ESCs को अटैच कर सकते हैं। यहाँ पे हमें M1, M2, M3, M4, M5 और M6 की पिन ESCs को अटैच करने के लिए दी गई हैं और यहाँ पे हमें F1 और F2 की पिन हमारे गिम्बल्स को अटैच करने के लिए दी गई हैं। हमारी यहाँ पे F1 की पिन रोल एक्सिस के लिए है और हमारी F2 की पिन पिच एक्सिस के लिए है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको एरोलॉन की पिन, एलिवेटर की पिन,
थ्रोटल और रडर की पिन दी जाती है, जिससे कि आप इस मेन यूनिट को अपने रिसीवर के साथ कनेक्ट कर सकें। यहाँ पे हमारी जो यू की पिन है वो हमारे आरसी रिसीवर के स्विच चैनल्स के लिए दी जाती है, यानी कि जिससे हम अपने फ्लाइट मोड्स को कंट्रोल करेंगे। यहाँ पे हमारी X2 की पिन हमारे एस बस रिसीवर के लिए दी जाती है। हमारी X3 की पिन हमारे वर्सेटाइल यूनिट के साथ कनेक्ट होती है। यहाँ पे हम अपने मेन यूनिट के अंदर DJI के लोगो के ऊपर एक एरो का डायरेक्शन देख सकते हैं, जो कि हमारे एयरक्राफ्ट की नोज को इंडिकेट करता है। हमारे मेन यूनिट की नोज और हमारे जीपीएस की नोज सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए, यानी कि एयरक्राफ्ट की नोज की डायरेक्शन में। इससे कि हमें काफ़ी ज़्यादा स्मूथ फ्लाइट मिलती है और हमारे एरर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। हमें जीपीएस को हमेशा मेन यूनिट और वर्सेटाइल यूनिट से दूर रखना है, जिससे कि इसमें कम से कम मैग्नेटिक इंटरफेरेंस हो और हमारा जीपीएस काफ़ी अच्छी सिग्नल स्ट्रेंथ के साथ वर्क कर पाए। इस फ्लाइट कंट्रोलर को प्रोग्राम करने के लिए हमें DJI की वेबसाइट से DJI NASA M-Lite असिस्टेंट सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना पड़ता है, साथ ही साथ ड्राइवर्स को भी इंस्टॉल करना पड़ता है। आप ये सारी चीज़ें DJI की ऑफिशियल वेबसाइट पर पा सकते हैं। इस फ्लाइट कंट्रोलर के अंदर हमें मोटर रोकने के लिए दो मोड दिए जाते हैं, एक इमीडिएटली मोड और दूसरा इंटेलिजेंट मोड। दोनों मोड्स अपने में काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट हैं। इस फ्लाइट कंट्रोलर के अंदर आप 50 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज, 200 हर्ट्ज और 400 हर्ट्ज तक की गिम्बल फ्रीक्वेंसी के आप गिम्बल्स यूज कर सकते हैं। इस फ्लाइट कंट्रोलर के अंदर हमें काफ़ी बिल्ट इन फंक्शंस देखने को मिलते हैं। हमें यहाँ पे ऑटो पायलट के लिए 3 मोड्स देखने को मिल जाते हैं। हमें इनहेंस्ड फेल सेफ का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, लो वोल्टेज प्रोटेक्शन, एस बस रिसीवर सपोर्ट, पीपीएम रिसीवर सपोर्ट और 2 एक्सिस गिम्बल सपोर्ट देखने को मिल जाता है। हमारे जो हेक्सा रोटर हमारा ये फ्लाइट कंट्रोलर सपोर्ट कर सकता है वो है I6, V6, IY6 और Y6। हमारा जो ESC आउटपुट हमारा फ्लाइट कंट्रोलर सपोर्ट कर सकता है वो है 400 हर्ट्ज का रिफरेंस फ्रीक्वेंसी। इस फ्लाइट कंट्रोलर का इस्तेमाल करने के लिए आपको मिनिमम 4 चैनल्स के ट्रांसमीटर की रिक्वायरमेंट होगी। हमारे मेन यूनिट की वर्किंग वोल्टेज है 4.8 वोल्ट से लेकर के 5.5 वोल्ट। हमारे वर्सेटाइल यूनिट की वर्किंग वोल्टेज है 7.2 वोल्ट से लेकर के 26 वोल्ट। हमारा जो पावर कंजप्शन है वो है मैक्सिमम 1.5 वॉट्स का। इसका जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है वो है -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 50 डिग्री सेल्सियस तक का। हमारे मेन यूनिट का वेट है 25 ग्राम, हमारे जीपीएस का वेट है 21.3 ग्राम्स और हमारे वर्सेटाइल यूनिट का वेट है 20 ग्राम्स। आप चाहें तो इस फ्लाइट कंट्रोलर का इस्तेमाल अपने प्रोफेशनल वीडियो शूटिंग के लिए भी कर सकते हैं। इसका एक और अपग्रेडेड वर्जन आता है जो कि है DJI NASA MV2 फ्लाइट कंट्रोलर। उसमें हमें ऑक्टाकॉप्टर तक के बनाने के फंक्शंस मिल जाते हैं और काफ़ी सारे इनहेंस्ड फंक्शंस देखने को मिल जाते हैं। यदि आप इस फ्लाइट कंट्रोलर को परचेस करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां पे जाके परचेस कर सकते हैं। यदि आपकी रिक्वायरमेंट प्रोफेशनल ड्रोन की है तो आप इसे ज़रूर परचेस करिए, लेकिन यदि आपकी रिक्वायरमेंट केवल एक प्रोजेक्ट बेसिस ड्रोन की है तो आप इतना ज़्यादा पैसा इस चीज़ पे मत खर्च करिए। आप उसकी जगह पे KK 2.1 या फिर CC3D फ्लाइट कंट्रोलर पर जा सकते हैं। DJI NASA MV2 फ्लाइट कंट्रोलर के बारे में। DJI NASA MV2 फ्लाइट कंट्रोलर DJI NASA M-Lite का एक अपग्रेडेड वर्जन है। हमें यहाँ पे कुछ बेसिक डिफरेंसेस और इनहेंस्ड फंक्शंस देखने को मिल जाते हैं DJI NASA V2 फ्लाइट कंट्रोलर के अंदर। जब भी हम इसके बॉक्स को ओपन करेंगे तो हमें यहाँ पे एक मेन कंट्रोलर, एक पावर मॉड्यूल, एक GPS ब्रैकेट, एक LED, 8 सर्वो केबल, माइक्रो USB केबल और 3M का एडहेसिव टेप देखने को मिलेगा। दोस्तों, इस फ्लाइट कंट्रोलर को प्रोग्राम करने के लिए आपको DJI की ऑफिशियल वेबसाइट से NASA MV2 का सॉफ्टवेयर यानी कि असिस्टेंट सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसकी की मदद से आप इस फ्लाइट कंट्रोलर से बनाए गए किसी भी मल्टी रोटर को प्रोग्राम कर सकते हैं। इस फ्लाइट कंट्रोलर के अंदर हमें रडार एंगुलर वेलोसिटी 150 डिग्री पर सेकंड की देखने को मिलती है। NASA M-Lite फ्लाइट कंट्रोलर की तरह ही यहाँ पे हमें मोटर को स्टॉप करने के लिए 2 मोड्स दिए जाते हैं, पहला इमीडिएटली मोड और दूसरा इंटेलिजेंट मोड। हमारे पावर मॉड्यूल का इस्तेमाल होने के कारण हमें यहाँ पे लो वोल्टेज अलर्ट देखने को मिल जाता है। इस फ्लाइट कंट्रोलर की एक खास बात है, हमें यहाँ पे इंटेलिजेंट ओरिएंटेशन कंट्रोल यानी कि IOC देखने को मिल जाता है। मान लीजिए आप अपने ड्रोन की फॉरवर्ड डायरेक्शन फॉरवर्ड की तरफ ही रख रहे हैं,
पर कभी भी आपका ड्रोन फ्लाई करते वक्त उसका नोज अगर टिल्ट हो जाता है और आपकी पोजीशन सेम बनी रहती है तो भी ड्रोन अगर आईओसी ऑन है तो सेम ही तरीके से वर्क करेगा, आपका ड्रोन गलत डायरेक्शन में नहीं जाएगा, भले ही आपकी ड्रोन की फॉरवर्ड डायरेक्शन यानी कि नोज किधर भी मुड़ गई हो। इस फ्लाइट कंट्रोलर के अंदर हमें कुछ बिल्ट इन फंक्शंस देखने को मिल जाते हैं। हमें यहाँ पे ऑटो पायलट के 3 मोड्स देखने को मिल जाते हैं, इनहैंस्ड फेल सेफ देखने को मिल जाता है, लो वोल्टेज प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है, एस बस 2 रिसीवर सपोर्ट, पीपीएम रिसीवर सपोर्ट और 2 एक्सिस का गिम्बल सपोर्ट देखने को मिल जाता है। हमारा ये फ्लाइट कंट्रोलर काफी सारे मल्टी रोटर्स को सपोर्ट करता है। क्वाड रोटर की बात करें तो ये i4 और x4 क्वाड रोटर को सपोर्ट कर सकता है। हेक्सा रोटर में ये i6, x6, iy6 और y6 हेक्सा रोटर को सपोर्ट कर सकता है। ऑक्टा रोटर की बात करें तो ये i8, v8 और x8 ऑक्टा रोटर को सपोर्ट कर सकता है। इसका सपोर्टेड ESC आउटपुट है 400 हर्ट्ज। इस फ्लाइट कंट्रोलर को इस्तेमाल में लाने के लिए आपको मिनिमम 2.4 गीगाहर्ट्ज का विद 4 चैनल्स के साथ ट्रांसमीटर परचेस करना पड़ेगा। हमारे मेन यूनिट का वर्किंग वोल्टेज है 4.8 वोल्ट से लेकर के 5.5 वोल्ट। हमारे पावर मॉड्यूल का इनपुट वोल्टेज है 7.4 वोल्ट से लेकर के 26 वोल्ट। इसके लिए रिकमेंडेड लिपो बैटरी है 2 सेल लिपो बैटरी से लेकर के 6S तक की लिपो बैटरी। फ्लाइट कंट्रोलर का ऑपरेटिंग टेम्परेचर है -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 50 डिग्री सेल्सियस तक। हमें यहाँ पे मेन यूनिट का वेट 27 ग्राम, जीपीएस का वेट 27 ग्राम, पीएमयू का वेट 28 ग्राम और एलईडी का वेट 13 ग्राम देखने को मिल जाता है। बात करें इसकी मैक्सिमम एसेंट और डिसेंट स्पीड, यानी कि एसेंट मतलब ऊपर जाने की मैक्सिमम स्पीड और डिसेंट मतलब नीचे आने की मैक्सिमम स्पीड, तो इसकी ऊपर जाने की मैक्सिमम स्पीड है 6 मीटर पर सेकेंड और इसकी नीचे आने की मैक्सिमम स्पीड है 4.5 मीटर पर सेकेंड। हमारे मेन कंट्रोलर के अंदर हमें कुछ पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे जहाँ पे ए लिखा हुआ है वो रोल कंट्रोल के लिए है, जहाँ पे ई लिखा हुआ है वो पिच कंट्रोल के लिए है, टी यानी थ्रोटल कंट्रोल के लिए, आर यानी रडर कंट्रोल के लिए और यू मतलब कंट्रोल मोड स्विच के लिए, X1 गिम्बल पिच कंट्रोल के लिए, X2 डी बस या फिर एस बस रिसीवर के लिए, X3 वोल्टेज मॉनिटर की पिन कनेक्ट करने के लिए। हम यहाँ पे M1 में अपनी पहली मोटर का ESC कनेक्ट कर सकते हैं, M2 में दूसरी मोटर का ESC, M3 में तीसरी मोटर का ESC, M4 में चौथी मोटर का ESC, M5 में पांचवी मोटर का ESC और M6 में छठवीं मोटर का ESC। यहाँ पे हम F1 में गिम्बल रोल सर्वो और F2 में गिम्बल पिच सर्वो का इस्तेमाल करते हैं। यदि आप इससे ऑक्टाकॉप्टर बनाना चाहते हैं तो हमें यहाँ पे F1 के अंदर अपनी 7वीं मोटर का ESC कनेक्ट करना होता है और F2 के अंदर हमें अपनी 8वीं मोटर का ESC कनेक्ट करना होता है। यदि आप प्रोफेशनली ड्रोन बनाना चाहते हैं यानी वीडियो शूटिंग्स वगैरह के लिए या फिर वेडिंग में फ्लावर ड्रॉपिंग के लिए तो आप इसे परचेस कर सकते हैं, क्योंकि स्टेबिलिटी में तो अच्छा खासा डिफरेंस पड़ता है। पर यदि आप प्रोजेक्ट बेसिस पे ड्रोन बना रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि DJI नाजा M लाइट को परचेस किया जाए या फिर DJI नाजा M V2 को, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा यहाँ पे कम से कम 10,000 रुपए का प्राइस डिफरेंस होता है। आप DJI नाजा M लाइट को ही परचेस कर लीजिए, क्योंकि आपको कोई प्रोफेशनल वर्क इससे नहीं करना है। आपको इस ड्रोन को क्राउडेड एरिया में नहीं उड़ाना है कि आपको यहाँ पे मैक्सिमम स्टेबिलिटी चाहिए। इसीलिए आप यहाँ पे DJI नाजा M लाइट पे जा सकते हैं अगर आपको प्रोजेक्ट बेसिस पे ड्रोन बनाना है। यदि आप प्रोफेशनल वेडिंग वगैरह के लिए ड्रोन बना रहे हैं तो आप DJI नाजा M V2 में भी जा सकते हैं। लॉन्ग टर्म में ये काफी ज्यादा स्टेबिलिटी हमें प्रोवाइड करता है। थंडर KK Pro फ्लाइट कंट्रोलर के बारे में, हमारे इस KK Pro फ्लाइट कंट्रोलर के अंदर 8 बिट CISC प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाता है। इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज 3.6 वोल्ट से लेकर के 8.4 वोल्ट तक का होता है। इसका ऑपरेटिंग करंट 30 मिली एम्पेयर, आउटपुट रेट 330 हर्ट्ज और इसका वेट 12 ग्राम है। इस फ्लाइट कंट्रोलर के अंदर डिजिटल गायरोस्कोप का इस्तेमाल किया गया है और साथ ही साथ KKP का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, जिससे कि हमें यहाँ पे सेल्फ लेवलिंग काफी अच्छी देखने को मिल जाती है मैन्योवरिंग फ्लाइट के टाइम पे। ये हमारे सभी स्टैंडर्ड रिसीवर्स को तो सपोर्ट करता ही है, साथ ही साथ ये एस बस, DSM-2 और DSM-X सैटेलाइट को भी सपोर्ट करता है। इस फ्लाइट कंट्रोलर के अंदर आपको M1 से लेकर के M6 तक की पिंस देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे हम मैक्सिमम 6 ESC की पिंस को अटैच कर सकते हैं। M1 में ESC 1 की यानी मोटर 1 की पिन को, M2 में ESC 2 यानी मोटर 2 की पिन को
और वाइस वर्सा हम इन सभी पिंस को लाइन से अटैच कर सकते हैं। यहाँ पे एस बस पोर्ट के अंदर हमें एस बस रिसीवर की पिन को अटैच करना होता है। थ्रोटल पोर्ट के अंदर हमें थ्रोटल की पिन और एरोलॉन, एलिवेटर और रडर के लिए एक सिंगल पोर्ट दिया जाता है जिसमें कि पर्टिकुलरली केवल हम सिग्नल की पिंस को अटैच करते हैं। यहाँ पे आपको एलईडी एक मिल जाएगी और साथ ही साथ एलईडी के ऊपर आपको एक एरो मिल जाएगा जो कि फ्लाइट डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। यहाँ पे हमें रिसीवर टाइप और मिक्स टाइप सेलेक्ट करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे हमें एक स्क्रू देखने को मिल जाता है जो कि हमारी सेंसिटिविटी ऑफ फ्लाइट को एडजस्ट करने में काम आता है और साथ ही साथ हमें कैलिब्रेशन सेट करने के लिए भी एक स्क्रू देखने को मिल जाता है। यहाँ पे DSM-2 और DSM-X सैटेलाइट का पोर्ट भी हमें देखने को मिलता है। जब भी हमारी एलईडी व्हाइट कलर के अंदर ब्लिंक करेगी तो हमें यहाँ पे स्टैंडर्ड रिसीवर इस्तेमाल कर रहे हैं। यदि हमारी एलईडी ब्लू कलर के अंदर ब्लिंक कर रही है मतलब हम एस बस रिसीवर का इस्तेमाल कर रहे हैं। यदि हमारी एलईडी येलो कलर के अंदर ब्लिंक कर रही है तो यहाँ पे हम DSM-2 रिसीवर का इस्तेमाल कर रहे हैं और यदि हमारी एलईडी पर्पल कलर के अंदर फ्लैश कर रही है तो यहाँ पे हम DSM-X रिसीवर का इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर हमारे फ्लाइट कंट्रोलर के अंदर कॉन्स्टेंटली एक कोई ग्रीन लाइट जलती रहती है तो इसका ये मतलब है कि हमारा अभी ड्रोन लॉक है। इस फ्लाइट कंट्रोलर की मदद से आप I4 क्वाडकॉप्टर, X4 क्वाडकॉप्टर, I6 हेक्साकॉप्टर और X6 हेक्साकॉप्टर बना सकते हैं। यहाँ पे हमें मिक्स्ड टाइप सेलेक्ट करने के लिए एक चार्ट दिया गया है जो कि PDF के अंदर प्रोवाइड करवाया गया है। मैं आपको इस चार्ट की इमेज प्रोवाइड करवा रहा हूँ और आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि आपको किस तरीके से इसका कॉम्बिनेशन रखना है जिससे कि आपका ड्रोन सही से फ्लाई करे। अगर बात करें इसकी स्टेबिलिटी की तो हमें यहाँ पे कोई बहुत अच्छी स्टेबिलिटी देखने को नहीं मिलती, पर अगर आप प्रोजेक्ट बेसिस पे बना रहे हैं जैसा कि मैं हर वीडियो के अंदर बताता हूँ तो आप इसके लिए गो थ्रू कर सकते हैं। पर यदि आपको अच्छी स्टेबिलिटी चाहिए तो आप इस फ्लाइट कंट्रोलर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इस फ्लाइट कंट्रोलर का एक फायदा ये है कि इसे हमें प्रोग्राम नहीं करना होता है, बस हमें फ्लाइट की सेंसिटिविटी और कैलिब्रेशन को सेट करना होता है, उसके बाद डायरेक्टली हम इसे फ्लाई कर सकते हैं। बाकी हम किसी भी फ्लाइट कंट्रोलर को देखें, चाहे KK 2.1.5 फ्लाइट कंट्रोलर हो, APM 2.8 या फिर बिगशॉप फ्लाइट कंट्रोलर, इन सभी के अंदर हमें कहीं ना कहीं प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है या फिर लैपटॉप या कंप्यूटर का इस्तेमाल करना पड़ता है। पर हमारे KK Pro और QQ सुपर फ्लाइट कंट्रोलर के अंदर प्रोग्रामिंग नहीं करनी पड़ती है। बस यही इसका बाकी फ्लाइट कंट्रोलर्स के ऊपर फायदा है। और इसके अंदर स्टेबिलिटी तो नॉर्मल ही देखने को मिलती है, कोई अच्छी खासी स्टेबिलिटी देखने को नहीं मिलती। थंडर QQ सुपर फ्लाइट कंट्रोलर के बारे में, इस फ्लाइट कंट्रोलर के अंदर 32 बिट ARM प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है। ऑपरेटिंग वोल्टेज 3.6 वोल्ट से लेकर के 8.4 वोल्ट तक का है। ऑपरेटिंग करंट 60 मिली एम्पेयर का है। इसका आउटपुट रेट 360 हर्ट्ज का है और इसका वेट है 13 ग्राम। थंडर QQ सुपर फ्लाइट कंट्रोलर के अंदर डिजिटल गायरोस्कोप का इस्तेमाल किया गया है और QQS एक्सीलरेशन सेंसर का इस्तेमाल किया गया है जो कि हमारे ड्रोन को एक्सीलेंट सेल्फ लेवलिंग प्रोवाइड करता है। हमारा ये फ्लाइट कंट्रोलर हर तरह के डिजिटल रिसीवर जो कि 2.4 गीगाहर्ट्ज के हैं वो सपोर्ट कर सकता है। साथ ही साथ ये एस बस, DSM-2 और DSM-X सैटेलाइट को भी सपोर्ट करता है। यदि हम इस फ्लाइट कंट्रोलर की वायरिंग डायग्राम देखें तो हमें यहाँ पे M1 से लेकर के M6 की पिन दी जाती है जिसमें कि हम मैक्सिमम 6 ESC की पिंस को अटैच कर सकते हैं। मतलब हम इससे मिनिमम क्वाडकॉप्टर और मैक्सिमम हेक्साकॉप्टर बना सकते हैं। हमें एक एस बस रिसीवर की भी पिन दी जाती है। THR की पिन हमारे थ्रोटल के लिए है। AER की पिन हमारे एरोलॉन, एलिवेटर और रडर के लिए होती है। हमें DSM-2 और DSM सैटेलाइट का अलग से पोर्ट देखने को मिल जाता है। इस फ्लाइट कंट्रोलर के अंदर हमें LED का एक अलग फॉरवर्ड डायरेक्शन देखने को मिल जाता है जहाँ पे हमारी LED भी जलती है और साथ ही साथ फ्लाइट डायरेक्शन भी इंडिकेट होता है। यहाँ पे हम रिसीवर टाइप और मिक्स टाइप दोनों सेलेक्ट कर सकते हैं। हम गेन की मदद से फ्लाइट की सेंसिटिविटी को एडजस्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ सेट की मदद से कैलिब्रेशन को कर सकते हैं। इस फ्लाइट कंट्रोलर की मदद से हम I4 क्वाडकॉप्टर, X4 क्वाडकॉप्टर, I6 हेक्साकॉप्टर और X6 हेक्साकॉप्टर को बिल्ड कर सकते हैं। ये एक काफी बेसिक लेवल का फ्लाइट कंट्रोलर है। यदि आप नॉर्मली प्रोजेक्ट बेसिस पे ड्रोन बना रहे हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, पर हमें यहाँ पे कोई अच्छी खासी स्टेबिलिटी देखने को नहीं मिलती। इस फ्लाइट कंट्रोलर का एक फायदा ये है कि हम इसे आसानी से प्रोग्राम कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे प्रोग्रामिंग की जरूरत ही नहीं है। बस हमें सेट और गेन पिंस का इस्तेमाल करके फ्लाइट की सेंसिटिविटी को एडजस्ट करना है और कैलिब्रेशन को सेट करना है। उसके अलावा यहाँ पे हमें कोई भी प्रोग्रामिंग नहीं करनी पड़ती। एक ही बोर्ड के अंदर हम इस फ्लाइट कंट्रोलर की मदद से अपने ड्रोन को बना सकते हैं। पर बात वही है कि यहाँ पे आपको स्टेबिलिटी उतनी अच्छी नहीं मिलेगी, पर फिर भी ठीक है। अगर आप प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, बहुत अच्छी आपको स्टेबिलिटी नहीं चाहिए, तो आप इस फ्लाइट कंट्रोलर को परचेस कर सकते हैं।